फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय का जो पढ़े थे करंट अफेयर्स उसका अगला योजना के बारे में जानते हैं। ये अगला योजना का नाम है क्या है, तो एकीकृत पेंशन योजना। तो एकीकृत पेंशन योजना हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वृद्धावस्था में उनकी आय सुरक्षा इनकम सिक्योरिटी प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक साथ एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दिया है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है और ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना यथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत लाभार्थी है, उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का एक मुफ्त विकल्प वन टाइम ऑप्शन होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे यूपीएस फ्रेमवर्क के तहत लाने का विकल्प प्रदान किया गया है। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। और इसका स्मरणीय जो तथ्य है इसके बारे में जानते हैं। तो स्मरणीय तथ्य है कि 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। 24 अगस्त 2024 को यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। और इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है कि सुनिश्चित पेंशन होगा। कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम जो 12 महीने होंगे उसमें प्राप्त जो औसत मूल वेतन होगा उसके 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि उपरोक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए जो होंगे उनको आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। सेकंड है कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। थर्ड है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पे 10,000 रुपया प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का गारंटी देता है। नेक्स्ट है कि सुनिश्चित जो पेंशन योजना होगा उसके तहत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर लागू होगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि सेवानिवृत्ति पे कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि लमसम अमाउंट के लिए भी पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति पे जो कर्मचारी होंगे वो ग्रेच्युटी अर्थात एक मुश्त राशि लमसम जो अमाउंट होगा उसके लिए भी प्राप्त होंगे यूपीएस के तहत। नेक्स्ट है कि यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान होगा जो वो वेतन का 10% रहेगा, अर्थात मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का उनका 10% का कटौती होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% का रहेगा। तो जो कर्मचारी होंगे उनका वेतन का 10% का कटौती होगा, उसके साथ केंद्र उसमें अपना 18.5% का योगदान करेगा। आगे देखते हैं हम एनपीएस वात्सल्य। तो एनपीएस वात्सल्य अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 में जो अवयस्क बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनके लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। तो वात्सल्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 18 वर्ष से जो कम आयु के सभी अवयस्क नागरिक हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे और सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया है। एनपीएस वात्सल्य को नेक्स्ट देखते हैं एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 को देख लेते हैं। तो एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF की शुरुआत 2015 को हुई है। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। इसके जो मेमोरेबल फैक्टर हैं उसको देखते हैं हम। तो इसका है फर्स्ट पॉइंट कि 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग्स 2024 को जारी किया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी किया गया। यह जो रैंकिंग जारी किया गया नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी किया गया। यह इंडिया रैंकिंग्स का 9वां संस्करण है। यह इंडिया रैंकिंग्स का 9वां संस्करण है। इसमें निम्न 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। तो 8 श्रेणियों 8 कैटेगरीज के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहला है समग्र ओवरऑल, दूसरा है कॉलेज, तीसरा है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, चौथा है रिसर्च इंस्टीट्यूशन अनुसंधान संस्थान, 5 इनोवेशन, 6 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। 3 नई जो श्रेणियां हैं तथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं वो मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में पहली बार इंडिया रैंकिंग्स में शामिल हुए हैं। तो इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार शामिल कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जो होता है, मुक्त विश्वविद्यालय जैसे इग्नू और कौशल विश्वविद्यालय। ये 3 नई श्रेणियों को पहली बार शामिल किया गया है 2024 की इंडिया रैंकिंग्स में। आगे देख लेते हैं। तो उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग्स के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत भी संस्थानों को रैंक प्रदान किया जाता है, जिसमें पहला है समग्र श्रेणी। तो समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 6वें वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ओवरऑल कैटेगरी लगातार 6वें वर्ष IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ओवरऑल में लगातार 6 सालों तक IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है। अभियांत्रिकी विषय में भी IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ओवरऑल में भी 6 बार IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिल गया और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी लगातार 9 वर्ष रहा है IIT मद्रास टॉप पे। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है उसको लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में जो बेंगलुरु का यूनिवर्सिटी है वो लगातार 9 साल ये भी प्रथम स्थान पर रहा है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान श्रेणी में भी लगातार 4थी वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा था। अनुसंधान में भी जो बेंगलुरु है वो लगातार 4थे वर्ष तक शीर्ष पे रहा है। इंडिया रैंकिंग 2024 का शीर्ष 5 संस्थान देख लेते हैं समग्र श्रेणी में। तो संस्थान है IIT मद्रास, चेन्नई में स्थित है और ये 86.42 स्कोर के साथ प्रथम पे रहा है। दूसरे स्थान पे रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु का है और ये रहा 83.28 स्कोर के साथ। तीसरे पे रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे मुंबई जो 81.37 स्कोर के साथ रहा है। IIT दिल्ली रहा है चौथे पर, 5वें पर IIT कानपुर। और इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की स्थिति देखें तो उसमें रहा है 5th स्थान पे जो IIT कानपुर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये प्रथम स्थान पे हो गया। और उसके बाद BHU रहा है दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, IIT कानपुर के बाद BHU, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद रहा है IIT BHU रहा है, उसके बाद MT विश्वविद्यालय। इतना डिटेल नहीं देखते हैं, अब इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान तो विश्वविद्यालय श्रेणी में किसको मिला? तो ये मिला है विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 4थे वर्ष तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, कर्नाटक में। वहीं कॉलेज श्रेणी में मिला है हिंदू कॉलेज दिल्ली को।
कॉलेज श्रेणी में, विश्वविद्यालय श्रेणी में बेंगलुरु को और कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली को। नेक्स्ट है अनुसंधान में, तो अनुसंधान में मिल गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। अनुसंधान में मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। नवाचार श्रेणी में मिला है आईआईटी बॉम्बे को और मुक्त विश्वविद्यालय में मिला है इग्नू को। इससे क्वेश्चन बनता है तो इसको फिर से देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में मिला है किसको प्रथम स्थान, तो ये मिल गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। कॉलेज श्रेणी में मिला है हिंदू कॉलेज दिल्ली को। कॉलेज श्रेणी में मिल गया है हिंदू कॉलेज दिल्ली को। और वहीं अनुसंधान संस्थान श्रेणी में मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को और विश्वविद्यालय में भी बेंगलुरु को। नवाचार में आईआईटी बॉम्बे को और मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नू को। आगे देखते हैं, तो आगे है कि कौशल विश्वविद्यालय। तो कौशल विश्वविद्यालय मिला है किसको, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कौशल विश्वविद्यालय मिला है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, जो इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी मिला है किसको, तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में मिला है और इसका पूर्व नाम रहा है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, जो स्थित है पुणे के महाराष्ट्र में। आगे है कि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय। तो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में किसको मिला है, ये मिला है अन्ना विश्वविद्यालय को, जो स्थित है तमिलनाडु के चेन्नई में। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में मिला है अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। आगे देख लेते हैं इंडिया रैंकिंग्स 2024। तो इंडिया रैंकिंग्स 2024 में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो इंडिया रैंकिंग्स 2024 में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान जिसको मिला है वो है अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास को मिला है पहला स्थान मिला है। और प्रबंधन क्षेत्र में मिला है आईआईएम अहमदाबाद को, गुजरात में आईआईएम अहमदाबाद को प्रबंधन में। फार्मेसी में मिला है जामिया हमदर्द को, जो नई दिल्ली में स्थित है। फार्मेसी क्षेत्र में मिला है जामिया, फार्मेसी मिल गया जामिया हमदर्द को, जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है चिकित्सा। तो चिकित्सा क्षेत्र में किसको मिला है, तो ये मिला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में। अगला है दंत चिकित्सा। तो दंत चिकित्सा में किसको मिला है, दंत चिकित्सा मिला है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज, जो स्थित है तमिलनाडु के चेन्नई में। दंत चिकित्सा क्षेत्र में मिला है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज, जो तमिलनाडु के चेन्नई में है। नेक्स्ट है विधि। तो विधि क्षेत्र में किसको मिला है, विधि क्षेत्र में मिला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो स्थित है बेंगलुरु में। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है, उसको विधि क्षेत्र में मिला है। वास्तुकला नियोजन मिल गया आईआईटी रुड़की को, वास्तुकला नियोजन में आईआईटी रुड़की। और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ICAR नई दिल्ली को मिल गया है कृषि एवं संबंध क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। तो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को देखते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद GEP ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। GEP सूचकांक निम्न 4 आवश्यक स्तंभों पर आधारित है। जो GEP सूचकांक है वो 4 आवश्यक स्तंभों पर आधारित है। पहला है वायु पे, दूसरा जल पे, तीसरा मृदा पे और चौथा है वन पे। तो वायु, जल, मृदा एवं वन पे आधारित है जो GEP है ग्रॉस एनवायरनमेंट सूचकांक वो। इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो GEP सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल है और विकासात्मक गतिविधियों के बावजूद भी यह स्थिर और सुधारात्मक है। इसके विपरीत पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार न होने या उसमें गिरावट दर्ज होने या उसमें कोई नकारात्मक प्रदर्शित होने की स्थिति में GEP सूचकांक में गिरावट देखने को मिलती है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो मेमोरेबल फैक्टर क्या है इसका,
तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक GEP ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का शुभारंभ करने वाले उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो GEP को स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है, लिंकिंग इकोलॉजी विथ इकोनॉमी। उत्तराखंड GEP सूचकांक का आकलन 4 मुख्य घटकों पे किया है। ये 4 मुख्य घटक हैं जो नेचुरल हैं चारों, जल, वायु, वन और मृदा। उत्तराखंड में GEP की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है कि GEP जो सूचकांक है यह निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु एवं वन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं या फिर क्या उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में भी क्या होगी? मदद मिलेगी। नेक्स्ट है SDG इंडिया इंडेक्स। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। तो इसको देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। ये नीति आयोग ने SDG इंडेक्स के लिए एक पहल किया है और इसका उद्देश्य है कि SDGs को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार किया जाएगा। साथ ही सूचकांक का उद्देश्य यह भी है कि वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य क्या होगा? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य अपने में कंपटीशन करेंगे इस लक्ष्य को हासिल करने में। साथ ही यह सूचकांक उन संवेदनशील क्षेत्रों और क्षेत्रीय अंतरालों सेक्टर गैप्स की पहचान करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मदद भी करेगा जिन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का ये कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो चौथा संस्करण जारी किया गया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बैरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो SDG का जो चौथा संस्करण है तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो इन्होंने किया है सुमन बैरी ने, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास इसका SDG इंडिया इंडेक्स का लक्ष्य है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास। आगे देख लेते हैं तो अगला है कि SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 2023-24 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पे गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आधारित है। तो जो SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण है वो 16 लक्ष्य एवं 17 लक्ष्य पे अर्थात गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आधारित है और 70 उपलब्धियों और 113 संकेतकों इंडिकेटर्स पर भी ये आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स की चौथी जो संस्करण है उसके तहत प्रत्येक राज्य एवं यूनियन टेरिटरी के लिए 16 SDG पे लक्ष्यवार गोल वाइज स्कोर की गणना की गई है। आगे देखते हैं तो लक्ष्यवार जो स्कोर है वो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र स्कोर ओवरऑल स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना की जाती है। समग्र स्कोर जो होता है वो 0 से 100 की रेंज में विस्तारित होता है। समग्र स्कोर 0 से 100 की रेंज में विस्तारित होता है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100 अंक प्राप्त किए हैं तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्य और यूटी जो हैं उनको समग्र SDG स्कोर के आधार पर 4 श्रेणी में 4 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एकांक्षी या एस्पायरेंट जिनको 0 से 49 अंक दिया जाएगा। दूसरे हैं प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर जिनको 50 से 64 अंक दिया जाएगा।
तीसरे अग्रणी फ्रंट रनर हैं जो 65 से 99 अंक तक है और लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर है वो 100 अंक तक है। तो पहला हो गया एस्पायरेंट आकांक्षी, दूसरा हो गया प्रदर्शन करता परफॉर्मर, तीसरा हो गया अग्रणी फ्रंट रनर और चौथा हो गया लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर। आगे देखते हैं तो अगला है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज कर लिया गया है। कंपोजिट स्कोर भारत का 71 दर्ज किया गया। वर्ष 2020-21 में और वर्ष 23-24 के मध्य देश में एसडीजी 1 गरीबी उन्मूलन, एसडीजी 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और एसडीजी 13 को जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। और इन लक्ष्यों के संदर्भ में जो भारत है वो अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। इन लक्ष्यों में भारत क्या है, अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में भी सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी अग्रणी की श्रेणी में स्थित है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो चौथा संस्करण है तो सार्वजनिक सुधार दर्ज करने वाले 5 यूटी और राज्यों का 2018 एवं 23 के मध्य में दिया गया है, जिनमें सुधार दर्ज हुआ है जिन राज्यों में। तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके स्कोर में 2018 से 23-24 के बीच में वृद्धि हुआ है उनमें है उत्तर प्रदेश 25 अंक की वृद्धि हुई है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और हरियाणा है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा हरियाणा है। आगे देखते हैं तो आगे है कि नेक्स्ट है कि एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है। तो एसडीजी इंडिया रैंकिंग में संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोनों का स्कोर कितना था, तो 79 है और उत्तराखंड तो 19 अंक से इम्प्रूव भी किया है अभी और 18 से 23-24 के बीच में, और 79 अंक के साथ केरल उत्तराखंड दोनों टॉप कर गए, हम शीर्ष स्थान पे हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग में चंडीगढ़ जो है वो 77 अंक के साथ क्या है, प्रथम स्थान पे है। जो 23-24 का शीर्ष राज्य दिखाए गए हैं, दर्शाए गए, तो देख लेते हैं। 79 अंक के साथ 79 अंक के साथ केरल और उत्तराखंड दोनों प्रथम स्थान पे है। वहीं तमिलनाडु 78 अंक के साथ दूसरे स्थान पे है। गोवा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है और बाकी नीचे का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में अंतिम 6 रैंक पे स्थित जो है राज्य हैं वो कौन से हैं, तो सबसे निचले पैदान पे तो बिहार ही दिख रहा है 57 स्कोर के साथ। यहाँ का जनघनत्व भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो अंतिम स्थान पे 57 स्कोर के साथ बिहार है। उससे एक स्टेप पहले कौन है, तो झारखंड है 62 स्कोर के साथ। उसके नीचे 25 नंबर पे नागालैंड और मेघालय, तो 28 नंबर पर सबसे लास्ट पे बिहार है 57 स्कोर के साथ। 27 पे झारखंड है 62 स्कोर के साथ और 25 नंबर पे नागालैंड मेघालय है। बाकी देख लेते हैं आगे कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा तो चंडीगढ़ का रहा है, सबसे खराब किसका रहा है, तो ये रहा है, तो वो रहा है सबसे खराब स्थिति में केंद्र शासित में लद्दाख रहा है और सबसे अच्छा चंडीगढ़ रहा है 77 स्कोर के साथ। तो 77 स्कोर के साथ चंडीगढ़ टॉप पे, सेकंड पे पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर है। आगे देख लेते हैं लास्ट पे, तो लास्ट 8वां नंबर पे कौन है, तो लद्दाख है 65 स्कोर के साथ। राज्यों का प्रदर्शन देख लेते हैं। तो जो आकांक्षी होते हैं एस्पायरेंट 0 से 49 के बीच में वो कोई नहीं है, तो मतलब सब इससे आगे निकल चुके हैं। आकांक्षी कैटेगरी में कोई नहीं है और अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में है नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। तो झारखंड बिहार 2 हो गए और 2 नागालैंड और मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों के, मात्र 4 ही हैं ऐसे स्टेट जो अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर के श्रेणी में है 50 से 64 के बीच में। उसके बाद अग्रणी में आते हैं 65 से 69 के 65 से 99 के बीच में फ्रंट रनर। तो ये हैं, बाकी सारे राज्य हो जाएंगे इसी कैटेगरी में है, 4 को छोड़ दिया जाता है। और जो लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर है उसमें भी कोई नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो है एस्पायरेंट वो भी कोई नहीं है और अचीवर भी कोई नहीं है। परफॉर्मर में मात्र 4 हैं और बाकी जितने हैं सारे फ्रंट रनर में हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन। तो इसमें भी एस्पायरेंट आकांक्षी कोई नहीं है, राज्यों की तरह भी इसमें कोई नहीं है। इसमें परफॉर्मर भी कोई नहीं है। उसमें तो परफॉर्मर राज्यों में 4 थे, बिहार, झारखंड और नागालैंड और मेघालय, और जबकि इसमें कोई नहीं है। और अग्रणी फ्रंट रनर में सारे हैं जितने हैं, और सब फ्रंट रनर में है। चंडीगढ़ टॉप पे है, लद्दाख सबसे पीछे है, और लक्ष्य प्राप्त करता है अचीवर भी कोई नहीं है। एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। तो एसडीजी लक्ष्य है, और जो राज्य और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश उनको देखते हैं। तो लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन में कौन है? तो गरीबी उन्मूलन तमिलनाडु है, और दादरा नगर हवेली दमन दीव है। राज्यों में तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली दमन दीव। लक्ष्य 2 में भूखमरी की समाप्ति कहाँ हो गई है? तो एक केंद्र शासित पुदुचेरी है और एक राज्य है केरल। तो केरल और पुदुचेरी दोनों जगह पे क्या हुआ है? पूरा तरह से भूखमरी समाप्त हो गया है, और गरीबी उन्मूलन हो गया है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली दमन और दीव में। अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में कौन सा 2 राज्य हैं? तो राज्य हो गया गुजरात और यूटी हो गया दिल्ली। अच्छा स्वास्थ्य कल्याण में गुजरात राज्य में और दिल्ली यूटी में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में रहा है केरल, राज्य में यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में केरल रहा है राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली हो गया। वहीं लैंगिक समानता में नागालैंड है, राज्यों में नागालैंड है, वहाँ पे लैंगिक समानता बहुत अच्छी है, और वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है। और लक्षद्वीप है जो, वो भी लैंगिक समानता है, वहाँ भी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में भी लैंगिक समानता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो इसमें कौन रहा है? तो इसमें गोवा रहा है राज्यों में, वहाँ पे जल और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है गोवा में, और बहुत अच्छा स्वच्छ शहर है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरिटरी में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि लक्ष्य जो 7वां है, लक्ष्य 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 लक्ष्य हैं। तो लक्ष्य 7वां में तो सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में बहुत सारे राज्य हैं, इसको स्किप करते हैं। लक्ष्य 8 में है सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास। तो यहाँ पे सभ्य कार्य और आर्थिक विकास होते हैं हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश राज्यों में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा में कौन है? तो गोवा है, और यूटी में है पुदुचेरी। असमानता में कमी कहाँ पाई गई है? तो गोवा में और पुदुचेरी में। सतत शहर और समुदाय में महाराष्ट्र रहा है और चंडीगढ़। लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। तो उसमें रहा है राज्य में त्रिपुरा और यूटी जम्मू कश्मीर। जलवायु कार्रवाई। तो जलवायु कार्रवाई में राज्य में सिक्किम, तमिलनाडु और यूटी में चंडीगढ़। वहीं जल के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हैं पश्चिम बंगाल। और 15 की भूमि पर जीवन व्यतीत होता है झारखंड, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली दमन दीव में। और शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं कहाँ हैं? तो गुजरात और लद्दाख में हम। शांति और न्याय और मजबूत संस्थाएं गुजरात लद्दाख में। अगला हेडिंग है कि हेडलाइन है संविधान हत्या दिवस। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो संविधान हत्या दिवस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।